बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज बेटा हमने अपने चैप्टर नंबर 4 का 9th लेक्चर जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है। जो टॉपिक आज हमने बेटा कवर करना है ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। एक तो है जी एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज क्या है। एनर्जेटिक्स बेटा असल में साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप हीट चेंजेस या एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करते हैं। इसमें आपके यही एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आ जाते हैं। जबकि फेज चेंज क्या है बेटा, फेज को हम देख लेते हैं एनी सैंपल ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फिक्स्ड कंपोजिशन। तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, फेज, जिसमें आपके पास सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है, गैसियस फेज है। तो जब ये स्टेट्स जो हैं मैटर की चेंज होती हैं उसके लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है उसको हमने डिस्कस करना है। इसमें आपकी बेटा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आ जाती है, वेपोराइजेशन है, सब्लिमेशन है, और लास्ट में कि एनर्जी चेंजेस और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये आज के हमारे जो है वो मेन की पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, जब बेटा कोई भी मादा जो है, कोई भी मैटर जो है वो फिजिकल चेंज में जाता है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी चेंज लाजमी होती है। यहां पर एक बात आपको क्लियर करना जरूरी है कि दो किस्म की चेंजेस होती हैं। एक बेटा फिजिकल चेंज है और दूसरी केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज को बेटा आम जबान में, आम अल्फाज में आप आर्जी तब्दीली कह सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज को आप मुस्तकिल तब्दीली का जो है वो नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपके पास आइस होती है, आइस को आप मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वाटर से आप वेपर्स बना देते हैं, स्टीम बना देते हैं, और उसी स्टीम को वापस आप ठंडा करके बेटा पानी बना सकते हैं और उसी पानी से दोबारा आइस आप हासिल कर सकते हैं। ये फिजिकल चेंज है जो रिवर्स हो सकती है, जो कि आर्जी होती है। जबकि केमिकल चेंज के अंदर बेटा ये एक परमानेंट तब्दीली होती है और इसमें आप उसी चीज को आप वापस जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आग का लगना एक परमानेंट चेंज है। लकड़ी से कोयला तो बनाया जा सकता है लेकिन कोयले से लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। तो बेटा जब ये फिजिकल चेंज हो रही होगी तो उस वक्त एनर्जी आपको रिक्वायर होगी। जैसे मैंने आपको आइस, वाटर और स्टीम की एग्जांपल दी, तो उसमें एनर्जी चेंज लाजमी होगी। और ये जो चेंज ऑफ एनर्जी होगी उसकी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है, जब आप इसकी पैमाइश करते हैं तो ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। यानी जितनी आपकी कशिश की कुव्वतें जो हैं वो मजबूत होंगी तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है वो भी उतनी ज्यादा होगी। और ज्यादातर ये जो हम हीट एनर्जी जो है वो हम मालूम करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इफ अ फिजिकल और केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, के एक फिक्स प्रेशर के ऊपर, मखसूस किस्म के प्रेशर के ऊपर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होती है, तो इस चेंज के दौरान अगर हीट चेंज आए यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो, एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल हो या सिस्टम से बाहर निकले, हीट चेंज आए, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं बेटा, इंथैल्पी चेंज कहते हैं। इसको हम बेटा डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज है और एच का मतलब इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी चेंज जो है बेटा इसको हम इसकी अमाउंट को जो है वो पर मोल्स के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर स्पेसिफिकली जो है एक मोल में होने वाली तब्दीली को नोट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो फिजिकल चेंजेस हैं वो इंथैल्पी के लिहाज से 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं। अच्छा बेटा, जो टर्मिनोलॉजी अब हमने पढ़नी है वो है जी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, कि 1 मोल जब आपके पास कोई भी सॉलिड या ठोस मटेरियल होगा तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जब ये पिघल रहा होगा लिक्विड के अंदर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर या अपने नुक्ताए पिघलाव पे। तो 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट बेटा आपको रिक्वायर होती है वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। इसको डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो प्रेशर होगा वो आपका 1 एटमॉस्फेयर
कांस्टेंट रहेगा या इस पे फिक्स रहेगा। नेक्स्ट जो टर्म है बेटा वो है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखें, वेपर्स बनने का अमल आपको पता है कि वो अमल जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स में या बुखारात में तब्दील होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कि हरारत की वो मिकदार जो जज्ब होगी व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज चेंज्ड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट पर अपने नुक्ता खौलाव पर जब 1 मोल लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको डेल्टा एच वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसमें बेटा जो आपका प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर पर मेंटेन रखा जाएगा। देखें, इसमें लफ्ज आ रहा है हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इट मींस ये आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, यानी ऐसे अमल हैं जिसमें हरारत जो है वो जज्ब होती है, सिस्टम के अंदर दाखिल होती है। और ऐसी प्रोसेस के लिए या ऐसे अमल के लिए, ऐसे फिनोमिना के लिए जो डेल्टा एच होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक के लिए हीट चेंज जो है वो पॉजिटिव लिखी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है बेटा मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन की सिंपल डेफिनेशन आपने सेकंड चैप्टर के अंदर बेटा पढ़ी थी कि वो अमल जिसमें कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, तो वो अमल क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अब यहां पर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, हरारत की वो मिकदार जो जज्ब होगी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्लाइम्स, कि जब 1 मोल जो है सॉलिड का, किसी भी सॉलिड का, जब वो सबलाइम करेगा यानी सॉलिड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर्स, 1 मोल वेपर्स बनाने के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मखसूस किस्म के टेम्परेचर जो कि उसका सब्लिमेटिंग टेम्परेचर होगा और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एक्सटर्नल प्रेशर होगा, इस पर जब एक लिक्विड सब्लिमेशन शो करेगा तो उसके 1 मोल को सब्लाइम करने के लिए जितनी हीट आपको रिक्वायर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो इसको हम डेल्टा एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती हैं और इसको सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हीट की बहुत ज्यादा मिकदार आपको देनी पड़ेगी। ये सारी की सारी एंथैल्पी चेंज बेटा पॉजिटिव होती हैं क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये बता दिया आपको। अच्छा, जब सॉलिड सब्सटेंस बेटा मेल्ट होता है, क्योंकि अब हमने एनर्जी चेंज और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का भी रिलेशन पढ़ना है, तो जब आप किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में थोड़ा सा जो है वो क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है या थोड़ी सी उसमें तब्दीली आ जाती है और इस तरह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी एक दूसरे के लिहाज से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जब आप किसी लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं तो उस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बहुत ज्यादा चेंज आती है और उसकी वजह से डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान और इससे पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी काफी हद तक चेंज हो जाती है। तो इसमें यह है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होती है तो डिस्टेंस भी मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में कम होगा, लेकिन लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है और यही वजह है कि मॉलिक्यूल्स में फिर लिक्विड से गैस में जाते हुए डिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी हद तक वीक हो चुकी होती हैं या ब्रेक हो चुकी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी डेल्टा एच वी है, जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो आपकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन यानी डेल्टा एच एफ से क्या होती है, ग्रेटर होती है। उसके बाद जो आपकी मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो फिर इसी डेल्टा एच वी यानी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन से भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं सॉलिड की वो स्ट्रॉन्गर होती हैं देन लिक्विड्स, और जो डेल्टा एच वी की वैल्यू है और डेल्टा एच एक्स की जो वैल्यू है ये हमें डायरेक्टली बता देती हैं कि भाई इस सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। तो इस तरह से
आप उनमें मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर भी इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस सब्सटेंस की मोलर हीट जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो अगर हम इसके ऑर्डर को देखें तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज़्यादा होगी, किससे? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन फिर ज़्यादा होगी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से। वजह क्या है कि इनमें फेज चेंज जिसमें ज़्यादा होगा, फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी और उतनी ही मोलर हीट आपकी बढ़ती जाएगी। अच्छा बेटा, अगर हम वाटर, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये काफ़ी हद तक जो है वो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं। जो मॉलिक्यूल पोलर नेचर रखता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं और यही वजह है कि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी और इसी वजह से इन तीनों की जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर आप सेवंथ ग्रुप की बात करें हेलोजेंस की, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मौजूद हैं, तो इनमें चूंकि बेटा हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन हेलोजेंस के अंदर आपकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उस वक्त स्ट्रॉन्ग होती हैं जब मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होता है और जब उसमें साइज ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टर्ब, यानी डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितनी ज्यादा होगी उसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उसमें लंडन फोर्स उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना बढ़ता जाएगा उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वैसे ही बढ़ती जाएंगी जिन्हें हम लंडन फोर्स कहते हैं और यही वजह है कि उन मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है या जो उसकी एनर्जी चेंजेस हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हेक्सेन को देखें तो हेक्सेन 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी जो आपकी एनर्जी चेंजेस हैं वो बाकियों से ज़्यादा होंगी। इसी तरह से अगर आप हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस में भी आयोडीन जो है बेटा I2 का मॉलिक्यूल जो है इसका साइज अपने ग्रुप के मेंबर्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बड़ा है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा या नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन हुआ, तो लंडन फोर्स स्ट्रांग होगी और इनकी एनर्जी चेंजेस भी ज़्यादा होती जाएंगी। यहाँ पर बेटा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस की आपको बताई गई हैं। सबसे ऊपर जो है बेटा ये देखें वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। इसी के पिछले टॉपिक के अंदर मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो वाटर के लिए 40.6 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से बेटा बाकी वैल्यूज भी आपको बताई गई हैं और ये वैल्यूज जो हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको आपने फिर याद करने की कोशिश करनी है। अच्छा, तो इसमें बेटा कुछ इस तरह से है कि जब चेंज ऑफ स्टेट हो रही होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एनालिसिस, अंडर ऑब्जर्वेशन। कायनात का वो हिस्सा जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम कहलाता है। तो इस सिस्टम में बेटा आपका कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो उसमें जब चेंज ऑफ स्टेट आएगी यानी उसकी हालत में तब्दीली आएगी तो वो जो है एक इक्विलिब्रियम, जिसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसकी तरफ ये क्या करेगी? मूव करेगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा एक ऐसी सिचुएशन होती है जब दो अपोजिट चेंजेस जो हैं वो हो रही होती हैं और उनका रेट जो है वो इक्वल होता है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। तो इसमें बेटा दो तब्दीलियां हो रही होंगी, यानी एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही होगी और दूसरी पहली में कन्वर्ट हो रही होगी। यानी जितनी रफ्तार से हो रही होगी उसकी रफ्तार, उसका जो रेट है वो आपस में बराबर होगा और ये रिएक्शन या ये जो अमल है ये मुसलसल होता रहेगा। तो इसे हम फिर क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो उसमें बेटा आपकी जो आइस है इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रही होती है मेल्ट होकर वाटर के अंदर, जिसकी फिजिकल स्टेट बेटा क्या होती है? लिक्विड होती है। तो यहाँ पर चूंकि फिजिकल चेंज जो है वो अकर हो रही है, टेक प्लेस हो रही है, तो इसमें बेटा लाजमी तौर पर जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। यानी ये जितनी वाटर में कन्वर्ट हो रही है आइस,
उतना ही वाटर जो है वो वापस किस में कन्वर्ट होगा, आइस के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को आपने अगर मेंटेन कर लिया, यानी ना तो इनको बढ़ाया ना इस टेम्परेचर को घटाया, तो इस टेम्परेचर पर डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश होगा। आखिर में बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है। इसमें बेटा एक एमसीक्यू बताया गया है कि 1 मोल ऑफ सॉलिड के लिए जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हीट चेंज को आप क्या नाम देते हैं। ये बेटा हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, सिंपल डेफिनेशन है। और जब आपके पास 1 मोल लिक्विड होगा उसको जब आप वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हीट चेंज क्या होगी, ये भी बेटा डेफिनेशन है सिंपल, इसको भी हमने देख लिया है। शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा ये काफ़ी हद तक अहम टॉपिक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज थी। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला है कि जी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एक एग्जांपल के साथ डिफाइन करें। दूसरा है कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करें। तीसरा है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन को डिफाइन करें। चौथा है जी कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है डेल्टा एच वी, ये लार्जर होती है देन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से, इसको आपने जस्टिफाई करना है। और पांचवा और आखिरी है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन जो है वो हाई क्यों होती है। तो इसमें बेटा लंदन फोर्स का जो फैक्टर है वो भी आपको समझा दिया है। उम्मीद काफ़ी है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दें। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।